पर जो है ये सीटेट का पेपर 1 है ना, जो 20 तारीख को हुआ, 20 अगस्त को। तो इसमें मैं आपके सामने अभी मैं जो ईवीएस पोर्शन है उसका सारा आंसर पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ 6 ml। देखो यहाँ पे ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि मास क्या होगा अगर घनत्व दिया है और आयतन दिया है। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मास को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो ये डेंसिटी निकल के आता है। तो यानी सिंपली कि फिर मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बस तो आप सिंपली दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 24 गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 तो 14, 144 ग्राम आ जाएगा। अब ये ग्राम में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये यूनिट भी ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम पर ml में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये ग्राम में ही आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 62nd नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो पहला वाला क्या कह रहा है, इस असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में है ये। तो असर्शन क्या है यहाँ पर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में गैप होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है। तो इनके ऊपर जब आप प्रेशर लगाओगे तो ये कंप्रेस होंगे। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है। सेकंड रीजन क्या बोल रहा है कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड इट गेट्स कंप्रेस्ड, कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम होता जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप इस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो इनके जो पार्टिकल्स है वो पास आते हैं, तभी ये संपीड़ित होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, कि दोनों ठीक है। ठीक है ना, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जो आर है ना वो ए का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट ए और बी दिया, यहाँ पे जरा इसको पढ़ते हैं पहले। तो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि इन मनाली हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड स्टैंडिंग रूफ्स एंड एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। ठीक है, और स्टेटमेंट बी क्या है, मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। देखो यहाँ पे ना स्टेटमेंट बी तो ठीक है बट ए गलत है, क्योंकि जो आपके बैम्बू पिलर्स के घर जो होते हैं वो आपके असम में बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये असम में पाए जाते हैं, ना कि मेघालय के, ना कि मनाली के अंदर में। मनाली कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो मनाली में ठीक है ठंडी जगह है, बर्फबारी भी होती है और रेनफॉल भी होता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसका सही आंसर होगा ए इज करेक्ट। देखो ए तो करेक्ट है ही नहीं, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नहीं बी सही है। ठीक है, ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, कि बी ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बट ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे कुछ कॉलम ए और कुछ कॉलम बी में दिया है, इसको मिलाने के लिए कह रहा है, मैचिंग करने के लिए कह रहा है कॉलम ए और कॉलम बी को। तो कॉलम ए में सबसे पहले ए है क्यूमिन, क्यूमिन। ठीक है ना, तो इनमें से ये किससे मैच होगा, क्यूमिन किससे मैच होगा। ठीक है, तो क्यूमिन स्मॉल बट फ्रेगनेंट। ठीक है, जीरा जो होता है वो छोटा परंतु खुशबूदार होता है। इसके बाद आप सैफरॉन की बात करोगे तो सैफरॉन क्या हो जाएगा, सैफरॉन होगा येलो इन कलर। ठीक है, पीला, केसर पीले रंग का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चिलीज की बात है, मिर्च की बात, तो मिर्च क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका से आया है। ठीक है ना, जो चिली है वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है। ठीक है, और लॉन्ग की बात की जाए तो कील की तरह दिखता है। ठीक है ना, क्लोव हो जाएगा आपका, एपियर्स लाइक नेल। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या बन रहा है, ए का बन रहा है, ए का 4 हो गया। ठीक है, और बी का क्या बन रहा है, केसर येलो कलर, बी का 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए का 4, बी का 3 और सी का 2 बन रहा है और डी का 1। तो 4th जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, ये मैचिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 65th। तो द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल, कि इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो ये आप अगर इंडिया का पार्ट देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स हैं आपके जो बे ऑफ बंगाल से लगते हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा ठीक आंसर होगा, क्योंकि बाकी आप देखो तेलंगाना तो जो है वो लगता ही नहीं है, ठीक है, इसके पास कोस्टल लाइन है ही नहीं। बात करें केरल की तो केरल अरेबियन सी से लगता है इधर, और बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक भी अरेबियन सी से लगता है, ठीक है ना। तो जो सही आंसर होगा वो आपका उड़ीसा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये बिल्कुल ठीक है। कुड़ुक तोरांग जंगल को कहते हैं कुड़ुक भाषा में। कुड़ुक झारखंड में बोले जाने वाली एक भाषा है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है द विलेज काउंसिल, पंचायत इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी। तो ये बिल्कुल ठीक है, लॉटरी सिस्टम के द्वारा, लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो प्लॉट क्रिएट होता है उस पर कौन खेती करेगा, कौन परिवार खेती करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है अबाउट 3/4 पीपल ऑफ मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। देखो जहाँ तक मिजोरम की बात है तो मिजोरम का जो 90% लैंड एरिया है ना ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी राइट है, ठीक है ना। तो सेकंड आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, ओके। और मिजोरम में मैंने आपको बताया कि अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो 90% जो मिजोरम का हिस्सा है वो वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और मिजोरम काफ़ी फेमस है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पर चेराओ डांस भी किया जाता है यहाँ के ट्राइब्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट, ठीक है ना। प्लांट्स के बारे में पूछा हुआ है। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, ठीक है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ठीक है। अगला है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, मेरे ख्याल से ये स्टेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, प्लांट की जगह स्टेम होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस को देख रहे हैं तो, अगर हम पॉइंट्स को देख रहे हैं तो ये स्टेम होना चाहिए, तना होना चाहिए। क्वेश्चन गलत है ये। चलो स्टेम देख के करते हैं, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, ठीक है ना। कुछ स्टेम जो होते हैं गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ यहाँ दिया हुआ है स्टेम, ठीक है, यहाँ नीचे दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है। देखो स्टेम जो होते हैं ना वो बिल्कुल वो फूड स्टोर करते हैं। कुछ स्टेम होते हैं मॉडिफाइड जो फूड को भी स्टोर करते हैं। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एकदम सही है कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, तो देखो स्टेम के थ्रू ही वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीनों सही होगा, ए बी एंड सी, ठीक है ना। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है स्टेम के बारे में, ठीक है ना। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज, यस अगला क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है, ठीक है। किस किस से बना होता है। देखो ब्रॉन्ज दो चीज़ों से मिला होता है, एक कॉपर, जिस कॉपर इसमें 90% होता है, और दूसरा इसमें होता है टिन, और टिन इसमें 10% होता है, ठीक है ना। तो कॉपर और टिन आंसर हो जाएगा। तो कॉपर और टिन कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। हालांकि पहले कॉपर लिखा जाना चाहिए था क्योंकि कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है, चलो कोई नहीं, वो तो खैर बना दिया तो कोई बात नहीं है। तो टिन और कॉपर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर की मात्रा इसमें 90% होती है और टिन की मात्रा इसमें 10% होती है। तो यही ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं कांसे का। कांसे की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है उसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि वो कांसे का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते थे।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, जरा उनको पढ़ना है आपने पहले। अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 100 किलोग्राम। ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ये 200 होगा, 200 किलोग्राम तक वजन होता है कम से कम, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। कि एक वयस्क हाथी 200 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये भी गलत है। 100 किलोग्राम होगा, जो यहाँ होना था वो यहाँ हो गया, जो यहाँ होना था वो यहाँ हो गया, 100 किलोग्राम होगा। जो एक एडल्ट हाथी होता है वो 100 किलोग्राम तक पत्ते वगैरह खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। ये बिल्कुल ठीक है, हाथी बहुत कम सोता है, ठीक है। और एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विथ मड एंड वाटर, क्योंकि जो हाथी की त्वचा होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, तो इनको ना गर्मी से राहत मिलता है जब ये कीचड़ में खेलते हैं, तो ये खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये सी और डी ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, सी एंड डी। सी एंड डी इज राइट, ठीक, सी एंड डी बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग। कि बिहार के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है मधुमक्खी के पालन की शुरुआत का। देखो मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन होती है और अंडे देने का काम इसी का होता है, ठीक है ना, रानी मक्खी। ये ओनली फर्टाइल बी होती है पूरे हाइव के अंदर, पूरे छत्ते के अंदर। तो अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा टाइम होता है, ठीक है ना, इसी टाइम ये अंडे देती है। जो रानी मक्खी अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर देती है, तो ये सबसे अच्छा महीना माना जाता है बी कीपिंग के लिए। और बी कीपिंग को आप क्या कहते हो, एपीकल्चर कहते हो। तो एपीकल्चर के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है ये। और इनको लीची का जो रस है वो काफ़ी पसंद होता है मधुमक्खियों को, तो इसलिए बिहार के खासकर मुजफ्फरपुर में लीची भी काफ़ी होता है और यहाँ पे मधुमक्खी का पालन भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रामा प्लेस क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप कि पहले दिया हुआ है साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, साउंड एनर्जी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फिर यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे लाइट एनर्जी, लाइट का भी यहाँ पे क्या लेना देना है, ठीक है ना, लाइट का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। केमिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये मस्कुलर एनर्जी होगा। देखो हम इंसानों के द्वारा, ये एनिमल्स के द्वारा, मतलब एनिमल्स हम भी हैं वैसे तो, ठीक है, एनिमल्स हमेशा जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है तो वो कौन सी एनर्जी लगाता है, मस्कुलर एनर्जी लगाता है, ठीक है, मांसपेशीय बल लगाता है। तो इसका सही आंसर मांसपेशीय ऊर्जा होगा। क्रिकेट ही क्या, कोई भी काम अगर आप करोगे, कोई भी काम अगर एनिमल या ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा तो हमेशा मस्कुलर एनर्जी का ही पार्ट होगा या मस्कुलर फोर्स का ही पार्ट होगा वो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम। कि इनमें से कौन सा असम में एक चिपचिपे टाइप का चावल होता है उसका एक प्रकार है। तो ये बोरा राइस इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये कई बार पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, बोरा चावल, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो बोरा राइस होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला जो अब क्वेश्चन है इसकी तरफ आते हैं। चलिए, बाकी असम में बिहू वगैरह के बारे में भी दिया ही हुआ है, आपको पता ही है, वहां से क्वेश्चन इस बार नहीं है लेकिन अक्सर आने के चांसेस होते हैं, आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वी बर्न फ्यूल वी गेट। चलो, ईंधन जब हम जलाते हैं तो इनमें से हमें क्या मिलता है। साउंड का तो कोई मतलब नहीं बनता ईंधन जलाने से, मैकेनिकल का भी कोई मतलब नहीं बनता, यांत्रिक का। ऊष्मा और प्रकाश इसका सही आंसर होगा कि ऊष्मा तो मिलता ही है, ईंधन को जलाने से आपको प्रकाश भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऊष्मा एवं प्रकाश होगा, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। कि सांप के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से बताना है क्या गलत है। तो पहला है दे च्यू अप देयर प्रे, वे अपने शिकार को चबाकर खाते। देखो सांप कभी चबाकर खाते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, सांप चबाकर नहीं खाते। पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। हाँ, तो सांप दांत से ही डसते हैं, ठीक है। दे स्वेलो देयर फूड वूल, वो अपना भोजन पूरा निगल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है कि सांप निगलते हैं भोजन को, साबुत निगलते हैं। स्नेक्स हैव शार्प टीथ,
सांप के दांत नुकीले होते हैं, तो नुकीले तो होते ही हैं। तो कह रहा है गलत क्या है, तो पहला वाला ही अपना गलत हो गया है ना, ये पहला वाला ही गलत हो गया, ठीक है, कि वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप कभी भी चबाकर नहीं खाते, ध्यान रखना। और ना ही सांप के कान होते हैं, कान भी नहीं होते, वाइब्रेशन से सारा काम होता है, वाइब्रेशन को ही पहचान पाते हैं वो। अगला क्वेश्चन मैप से आया हुआ है, जैसे कि हर साल आता ही है, डायरेक्शन भी कह लो और मैप भी कह लो। तो क्वेश्चन क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर। ऐसा है, देखो जैसे ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे ये कहीं उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश इधर हो जाएगा, और पूछा है गुजरात से, ये गुजरात हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये डायरेक्शन होगा और आंध्र प्रदेश का ये डायरेक्शन होगा। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट होगा। तो सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जो आंसर नंबर 2 है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये आपके ईवीएस का पूरा कंटेंट पार्ट था। एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ठीक है, वो मैंने सारा का सारा आपके साथ डिस्कस किया। अब आगे जो है पेडागोजी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अभी विकास झा सर समझाएंगे। तो मैं विकास झा सर का स्वागत करता हूँ, जल्दी से आ जाइए सर, और हमारे प्यारे बच्चों को आगे क्वेश्चन समझा दीजिए पेडागोजी के। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ईवीएस के जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। 76 अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान। देखिए ईवीएस की जो एजुकेशन होती है हमारी, या जो ईवीएस जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ईवीएस में सब कुछ जो है वो थीम बेस्ड लर्निंग पर फोकस है। जैसे किसी थीम पर, जैसे कि यात्रा पर, ट्रैवल, अपने 6 प्रकार के थीम्स हैं जो कि एनसीएफ ने भी सजेस्ट किया है कि इस थीम पर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। पहली बात तो थीम बेस्ड लर्निंग से क्या होता है कि हम बच्चों के अंदर ना एक सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो डेवलप कर सकते हैं, सीखने का एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बच्चों को समझ में भी आती है, क्योंकि बच्चे को हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं थीम के माध्यम से, है ना। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारी ईवीएस की लर्निंग है, ईवीएस जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम थीम बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप फैमिली पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे आप बच्चों को? फैमिली एज रिलेशनशिप, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशो कल्चर इंटाइटी इन द चेंजिंग टाइम्स। ओके, परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय बदलते समय में, सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार एक परिवार एवं भीतरी संबंध के रूप में, परिवार घुमतू परिवार के बीच में के रूप में, या परिवार के प्रकार के रूप में। तो डी आंसर तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं लग रहा है इसका, थर्ड। तो इसका आंसर बेस्ट होना चाहिए कि जब परिवार को आप कैसे समझाते हो, संबंध के रूप में, लिंग के रूप में समझाते हो, या व्यवसाय के रूप में समझाते हो, जैसे कि फादर है वो क्या काम करते हैं, मदर जो है वो क्या काम करते हैं, ना, बाकी भाई बहन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो सबका संबंध किस प्रकार का है, उनका क्या पर्टिकुलरली रोल क्या है, ना। जैसे आपको देखा होगा बच्चे क्या सीखते हैं कि जो घर के बड़े हैं, जो घर में मेल है वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जो फीमेल है वो घर के काम करने में होती हैं या घर के काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेस्ट क्या होना चाहिए बच्चों? आपका फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन पे एक बार, ठीक है। मिस्टर शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम इन द प्राइमरी क्लासेस टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poem is to. श्रीमती शीतल जो है EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग से सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? देखिए कहानी कविताओं से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे एक तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, और एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, बच्चों को थोड़ा सा मज़ा आए सीखने में। तो छोटी क्लासेज में अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों, तो याद रखना हमारा पर्पस होता है कि बच्चों को प्लेवे मेथड से पढ़ाएं या इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं। तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारा स्टोरी टेलिंग है, कहानी कथन है, बच्चे उसमें क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। कविता में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। EVS के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुनना, मतलब पाठ्यक्रम को पूरा करना और उसको सुनना, ये पर्पज़ तो नहीं होता इसका।
ये तो कोई पर्पस नहीं होगा इसका। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रेरित करना, ये ठीक है कि बच्चे लिखें उसके बारे में। विद्यार्थियों को कोई भाषा और संस्कृति विविधता को बारे में जागरूक करना, ये भी ठीक है। और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी ठीक है बच्चों। तो BCD हो सकता है इसका आंसर। BCD कहाँ है ऑप्शन में आपका? ये है आपका सेकेंड, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बच्चों? दैट इज सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं 78 वाले क्वेश्चन पे। Which of the following option is a major objective of teaching EVS from the class 1st to 5th? 1st to 5th में अगर EVS पढ़ा रहे हो तो क्या मेजर ऑब्जेक्टिव होता है? शिक्षार्थियों को भाषा कक्षा के अधिगम को स्कूल के भाषा, ये तो आपको पता है NCF ने भी कहा था कि भाई आप कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हो उसके बाहरी जीवन से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। ये बात तो सही है। विभिन्न मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, गहन संबंध तो नहीं कह सकते हम, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप को करना एवं कोई कौशल प्राप्त करना, ठीक है, ठीक है। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या निकलेगा? जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये इनफैक्ट केवल EVS की और मेजर ऑब्जेक्टिव में नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली बात है सेकंड थर्ड भी हो सकता है, बट मेजर की बात किया जाए तो NCF ने भी सजेस्ट किया था कि जब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका बच्चों के वास्तविक जीवन से, उसके बाहरी जीवन से क्या होना चाहिए बच्चों? कनेक्ट हो। जो बच्चा घर में पढ़े उसको एनवायरनमेंट में उसका यूज जो है, इम्प्लीकेशन जो है, इम्प्लीमेंट जो है वो कर पाए बच्चा। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों आपका? दैट इज फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने CDP में भी देखा था, यहाँ भी है। ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। लर्निंग ऑफ EVS नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। EVS के सीखने में अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रियाओं को कौशल के रूप में निबंधन थी। बिल्कुल ठीक है बच्चों कि EVS बच्चा देखे, समझे, उसको ऑब्जर्व करे, है ना, उसको पहचाने किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है ना। उसके अलावा क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन? क्या कह रहा है कि थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स द लर्निंग आउटकम्स ऑफ EVS लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी एनरिचिव। बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक से अधिक तरीका यूज करते हैं सिखाने के, EVS को पढ़ाने के लिए अधिक हम तरीके यूज करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही, और दूसरा जो है पहले को क्या कर रहा है, आर जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा आपका बच्चों? दैट इज फोर्थ, है ना। फोर्थ इसका एक अच्छा आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 18 क्या कह रहा है? An EVS teacher should lay emphasis on dash while preparing question paper for summative assessment। summative की बात की जा रही है बच्चों। summative को पता है एट द एंड होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को एट द एंड करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात की जाती है। तो इसमें प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक देखना, ऐसा तो हो सकता है। वैसे प्रश्न पत्र में कुल अंक और सामग्री कवरेज देखना, ठीक है। कवरेज तो बेसिकली देखा जाता है कितना कवरेज वो यूज हो रहा है। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य देखना, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य तीनों देखना है। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर बेस्ट आंसर क्या है कि कवरेज कितना हमने किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और क्या बेसिकली हमारा कंटेंट कितना हमने कवर किया। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे मतलब क्वेश्चन की मात्रा चाहे कितनी भी हो, बट क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करता हो, सारे जो कवरेज, सारी जो थॉट्स जो हमने जो भी बुक्स में कहना था, सारे ऑब्जेक्टिव जो उसमें इन्वॉल्व होना था वो होने चाहिए इसका आंसर। तो डी इसका बेस्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए, हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल आंसर की तो नहीं आई है तो मैं बोल सकता हूँ, बट ये आपके लिए लगा लीजिए 99.9% ये आंसर इसके जो हम जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं वो आपका बेस्ट होगा या सही होगा। एन EVS टीचर demonstrate an experiment in class in which an egg sinks in a tumbles with water but float upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give in the student inquiry? एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी में गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक में मिलाने पर तैरने लग जाता है। तो पानी मिलाने से आपको पता है कि उसका वो बढ़ जाता है बाहर, ना। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त है? अलग अलग पात्रों में नमक के साथ प्रयोग, उसका अवलोकन करना। प्रत्येक विद्यार्थियों को आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। यस, इस धारणा को बच्चों को खुद बताओगे आप कि भाई आप एक गिलास में पानी दोगे, एक गिलास में क्या दोगे बच्चों को, नमक वाला पानी दोगे, बच्चा खुद में डालेगा, खुद देखेगा, खुद निष्कर्ष करेगा। जो बच्चा सामने देखता है ना बच्चों, एक्सपेरिमेंट जो सामने होता है वो बेस्ट होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका बच्चों? दैट इज
थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं 81 क्वेश्चन, ठीक है। 81 देखते हैं, 81 तो हमारा हो गया, 82 देखते हैं जी। 82 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग आउटकम्स इन ईवीएस फॉर स्टूडेंट इन क्लास थर्ड। क्या मतलब कौन सा अधिगम का परिणाम या प्रतिफल नहीं है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं के संबंधित करना और स्वामित्व करना। देखो ईवीएस के बच्चे इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते कि वो समाज के द्वारा प्रथाओं पर आवाज़ उठा सके, है ना। हाँ, उसको हम नॉलेज थोड़ा बहुत देते हैं, स्थान का गौन है, आउटडोर गेम्स वगैरह खिलाते हैं बच्चों, बट इतना नहीं बच्चे को होता है कि बच्चे प्रथाओं के बारे में, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, तो हम एक जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट एज में आता है तभी हो सकता है पॉसिबल। तो ये इसमें से कौन सा आउटकम नहीं है आपका, डी नहीं है ना, क्योंकि इसमें ये हमारा, हाँ, ये अपर लेवल जो माध्यमिक लेवल का बच्चा होता तो वो वॉइस ओपिनियन अपनी देता, या हाई लेवल पर बच्चा होता तब दे सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका डी, है ना। तो 83 पे आ जाते हैं, 82 हो गया हमारा। You have to select EVS textbook for your student of class 3rd to 5th. Which of the following criteria is most appropriate for this purpose? आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मापदंड सबसे अच्छा है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होने चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िबद्धता या अपमानजनक व्यवहार की से रहित रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। स्टीरियोटाइपिकल नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो उसने बोला मापदंड सबसे उपयुक्त है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, ये ठीक है बच्चों। और ऐसी जाति धर्म के आधार पर, रूढ़िबद्धता के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूढ़िबद्ध होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका दैट इज फर्स्ट, ठीक है। तो 83 का आंसर आपका थर्ड होना चाहिए। 84 देखते हैं, सेशन नंबर क्वेश्चन है ये। एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम इंस्टेड ऑफ टॉपिक। मैंने बताया आपको, अपने 6 प्रकार के थीम यूज किए गए थे इसके अंदर। तो एनसीएफ ने भी कहा था कि जो ईवीएस पढ़ाना चाहना चाहिए वो थीम बेस्ड होना चाहिए। तो 6 थीम आप लोगों के साथ पढ़े भी होंगे। एनसीएफ 2005 ने कहा था थीम बेस्ड लर्निंग होनी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखने शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। आसान होता है यानी कि बच्चे इजीली क्या है उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इजी बेसिस पर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चा इजीली उसको लर्न कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा इसका बच्चा, दैट इज 4, क्योंकि बच्चा इजीली उसको क्या कर सकता है, बच्चे टीचर इजीली पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और बच्चे इजीली सीख भी सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर हो सकता है इसका, आंसर 4 होना चाहिए। नंबर 85, अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट synchronous communication with her student for teaching EVS. Which of the following will be the choose? Will she choose? एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए तुल्यकालीन सिग्नो जाता है, आमने सामने बैठ के ना बच्चों को, ऑनलाइन आपने देखा हुआ क्लास होती है, यहाँ हम पढ़ाते हैं, सामने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फेस टू फेस तो नहीं होता, बट ऑनलाइन सिस्टम पर ये किया जाता है बच्चों। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप देखो ना, वीडियो में आप लोग आपसी में बातचीत होती है। ऑनलाइन चैट्स जो होते हैं ना, बैठ के हम तो ऑनलाइन चैट्स करते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन चैटिंग वगैरह होती है, वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है, फ़ोन कॉल जो होता है, जो फ़ोन पर हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है फेस टू फेस, यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और वहाँ पे वो सुन रहा है, वो वहाँ से बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। तो इसको क्या होगा बच्चों, दैट इज़ ए, इसका आंसर होगा, है ना। त्वरित संदेश ब्लॉग्स तो नहीं होते इसके अंदर बच्चों। फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग भी इसमें नहीं आती, ईमेल्स भी इसमें नहीं आते। आंसर क्या होगा इसका बच्चों, वीडियो कॉलिंग वगैरह जो होती है वो सिंक्रोनस में आ जाता है आपका, ठीक है। दैट इज़ ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इफ़ थीम ट्रैवल जो है, रेलवे स्टेशन डिपिक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज रिसोर्स इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीट थीम फूड। अच्छा, यदि थीम यात्रा को हम रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो अगर हमें भोजन पढ़ाना हो तो किसके लिए, तो भोजन कहाँ से मिलता है ना। यात्रा कहाँ से करते हैं हम लोग, यात्रा करते हैं रेलवे स्टेशन से। तो भोजन कहाँ से करते हैं, भोजन कहाँ से आता है हमें, किसानों के माध्यम से आता है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, फार्मर, सीधा सा आंसर इसका बच्चों। तो 86 का आंसर क्या होगा आपका 1। आते हैं नेक्स्ट 87, विच वाइल टीचिंग ईवीएस अ टीचर स्टेटमेंट क्वेश्चन विच इनकरेजेस स्टूडेंट टू एलैबोरेट ऑन द आंसर either on their own or from the response of their peers. ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परीक्षण और त्रुटि
ऐसा तो नहीं होता ट्रायल एंड एरर से। तो चैटिंग भी से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा? खोजपूर्ण प्रश्न, यस। डिस्कवरी लर्निंग से क्या होता है कि बच्चे आपस में मिलजुल के सीखेंगे उसके बारे में ना, तो बच्चा स्वयं भी सीखेगा और साथी के साथ भी मिलजुल कर वो डिस्कवरी कर सकता है। तो खोजबीन इज द राइट आंसर है ना, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। 88 यू वांट टू इनकरेज हैंड ऑन एक्टिविटीज, हस्तपरक क्रियाकलाप को आप वो करना चाहते हो ईवीएस की क्लास है। तो विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, कौन सा एक्टिविटी अच्छा नहीं है? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ये इससे हो सकता है। उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना। तो आप हैंड ऑन एक्टिविटीज में नक्शा पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो पढ़ना तो मेरे ख्याल से बेसिकली स्किल में आ जाता है आपका, ये तो देखने की स्किल में आ गया। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, इकट्ठा कर देते हो, ऑब्वियसली बात एक्टिविटीज तो इसमें हो रही है आपकी। तो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ में ग्लोब में नक्शा पढ़ना, पढ़ रहे ना हम लोग, इसमें कोई चीज़ कर तो ना रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग तो नहीं हो रहा ना इसके अंदर बच्चों। तो इसका आंसर बेस्ट कौन सा नहीं बोलेंगे तो वो है मैप रीडिंग करना, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस है ना, वही देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है पता है ना आपको मैंने, जब हम कोई भी चीज़ के बीच में यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी काम करते हैं, क्या करते हैं कोई भी काम ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई भी काम चल रहा हो उसके बीच में, है ना। सीखने के लिए आंकलन है, बिल्कुल ठीक मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसके अंदर ही आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाएगा, ठीक है। सीखने का आंकलन है, का आंकलन तो नहीं हो सकता। अधिगम के रूप में आंकलन है, नहीं हो सकता, है ना। सीखने के बारे में आंकलन है, उसके लिए रचनात्मक आंकलन डैश है। तो सीखने के लिए आंकलन तो पहला तो है इसके अंदर बच्चों, तो पहला और सी क्या है, सीखने के रूप में आंकलन। तो असेसमेंट एज लर्निंग भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी तो होगा नहीं, तो ए बी वाला ऑप्शन दे तो खत्म हो गया। देखिए बी कहाँ पर है, पहले आप देखोगे ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर भी है, एक यहाँ भी है, तो बी सी वाला ऑप्शन तो कट ही गया। अब ए सेकंड और फोर्थ में है, सी क्या है, सीखने के रूप में है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है उसमें बच्चा खुद से भी सीखता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में एज लर्निंग भी आ सकती है। सीखने के बारे में असेसमेंट अबाउट लर्निंग ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ए और सी, सेकंड इज द राइट आंसर। ए और सी इसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि सीखने के लिए आंकलन और सीखने के रूप में आंकलन दोनों ही रचनात्मक आंकलन के अकॉर्डिंग रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, डेट इज सेकंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ईवीएस का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फील्ड ट्रिप्स आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन ईवीएस। ईवीएस क्षेत्र भ्रमण जो हम करवाते हैं बच्चों को, अच्छा एक रणनीति है शिक्षा शास्त्री का। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है कि भवन वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्र भवन भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, और इसका रीजन भी ठीक है, तो असेसन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा आपका, फोर्थ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए ईवीएस के भी आपके हमने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसमें कुछ पैडागोजी थे और कुछ आपके जो ईवीएस की कंटेंट बुक्स में से आया उसके भी आप पे था। आप लोग देखिए कितने आंसर आप लोगों के बन रहे हैं। आगे जो है मैथ्स की जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे मोहित सर, ठीक है। फिर आगे फिर इंग्लिश वगैरह जो होगा वो आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और ये आप लोग मैच कर लीजिए कितने आंसर आप लोगों के, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।